जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं उलझा हुआ सवाल था कि अब भारतीय कौन है। हाँ, क्योंकि लाखों लोग सरहद के इस पार से उस पार जा रहे थे। सब कुछ अनिश्चित था। बिल्कुल। आज हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस, एसएससी और यूपीएससी के लिए तैयार कुछ नोट्स हैं और हम इन्हीं के जरिए नागरिकता की इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि भारतीय नागरिकता की नींव कैसे रखी गई और आज इसके नियम क्या हैं। तो शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। नागरिकता का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक पहचान पत्र है या देश के साथ इससे कुछ ज्यादा गहरा रिश्ता है? देखिए, ये सवाल ही इस पूरे विषय का सार है। नागरिकता असल में एक व्यक्ति और राज्य के बीच का एक कानूनी और राजनीतिक संबंध है। कानूनी और राजनीतिक? जी, ये एक तरह का वादा है। राज्य अपने नागरिक को सुरक्षा और अधिकार देता है और बदले में नागरिक वो राज्य के प्रति निष्ठा रखता है। अच्छा। और इन्हीं अधिकारों में कुछ बहुत खास राजनीतिक अधिकार शामिल हैं, जैसे वोट देने का अधिकार या फिर चुनाव लड़ने का अधिकार, और शायद देश के बड़े पदों पर बैठने का अधिकार भी। बिल्कुल। ये किसी व्यक्ति को सिर्फ देश का निवासी नहीं बल्कि उसका एक पूर्ण सदस्य बनाता है। और यहीं पर एक आम गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। क्या है वो? जहां अक्सर परीक्षाओं में सवाल फंसाते हैं। कई लोगों को लगता है कि संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, पर ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, कुछ मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 21 मतलब जीवन का अधिकार, वो भारत की धरती पर मौजूद हर व्यक्ति को मिलता है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। तो फिर खास क्या हुआ? खास ये है कि कुछ अधिकार सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए आरक्षित हैं, और यही बात नागरिकता को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। ठीक है, तो ये एक दो तरफा रिश्ता है जो कुछ विशेष अधिकारों की गारंटी देता है। तो फिर हमारे संविधान में इस रिश्ते की कानूनी बुनियाद कहाँ रखी गई है? कहाँ से शुरू होता है ये सब? इसकी बुनियाद हमें मिलती है संविधान के भाग 2 में। भाग 2? जी, इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। ओके। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। संविधान नागरिकता की कोई स्थायी या कह लीजिए विस्तृत परिभाषा नहीं देता। वो सिर्फ ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 मतलब जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन भारत का नागरिक कौन कौन माना जाएगा। बस उतना ही? ये तो बड़ी अजीब बात है। इतना जरूरी विषय और संविधान ने इसे अधूरा क्यों छोड़ दिया? नहीं, अधूरा नहीं छोड़ा। ये एक बहुत ही सोचा समझा और दूरदर्शी कदम था। कैसे? आप सोचिए, वो बंटवारे का दौर था। लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर एक देश से दूसरे देश जा रहे थे। स्थिति बहुत अस्थिर थी। हाँ, वो तो थी। ऐसे में हमारे संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि नागरिकता पर कोई कठोर और स्थायी कानून बनाना उस वक्त सही नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सिर्फ एक शुरुआती ढांचा दिया और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से इस पर कानून बनाने की पूरी जिम्मेदारी संसद को दे दी। बिल्कुल, पूरी शक्ति भारत की संसद को सौंप दी। अच्छा, तो उन्होंने एक शुरुआती बिंदु तय कर दिया और आगे का रास्ता बनाने का काम संसद पर छोड़ दिया। ये तो समझ में आता है। तो फिर उस शुरुआती बिंदु पर यानी 26 जनवरी 1950 को नागरिक कौन कौन बना? हाँ, तो अनुच्छेद 5 से 8 इसी के बारे में है। अनुच्छेद 5 सबसे सीधी और सामान्य स्थिति को बताता है। क्या कहता है वो? इसके अनुसार हर वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना गया जिसका भारत में अधिवास था, मतलब डोमिसाइल था, जो भारत को ही अपना स्थायी घर मानता था। सही। और साथ ही 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो। ठीक है, ये तो सामान्य स्थिति हो गई। अब आती है बंटवारे से जुड़ी खास स्थिति। अनुच्छेद 6 ये उन लोगों के बारे में है जो पाकिस्तान से भारत आए। यहाँ एक तारीख मील का पत्थर है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये वो तारीख थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच आने जाने के लिए परमिट सिस्टम लागू किया गया था। अच्छा। तो जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे उन्हें सामान्य तौर पर नागरिक मान लिया गया, लेकिन जो इसके बाद आए उन्हें नागरिकता के लिए पंजीकरण करवाना पड़ा। और उसके लिए भी कोई शर्त थी? हाँ, शर्त थी कि वे आवेदन करने से कम 6 महीने भारत में रहे हों। और अनुच्छेद 7 वो इसका उल्टा है ना, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे। सही पकड़ा। अनुच्छेद 7 उन लोगों से संबंधित है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे।
तो उनकी नागरिकता का क्या हुआ? सामान्य नियम ये था कि उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई, लेकिन इसमें एक रियायत थी। अगर वे बाद में भारत वापस लौट आए एक पुनर्वास के परमिट के साथ, तो उन्हें नागरिकता मिल सकती थी। मतलब उन्हें भी पंजीकरण करवाना पड़ता था? जी बिल्कुल, उन्हें भी अनुच्छेद 6 की तरह ही पंजीकरण करवाना पड़ता था। मतलब अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से यहाँ आने वालों के लिए है और अनुच्छेद 7 यहाँ से जाकर वापस आने वालों के लिए। ये तो बहुत बारीक लकीर है। निश्चित रूप से। और इस समूह में आखिरी है अनुच्छेद 8। वो किसके लिए था? यह उन भारतीय मूल के लोगों के लिए था जो उस समय भारत से बाहर किसी और देश में रह रहे थे। उनके लिए प्रावधान था कि वो उस देश में मौजूद भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण करवाकर भारत के नागरिक बन सकते थे। अच्छा, तो ये उन लोगों को भारत से जोड़ने का एक तरीका था जो तन से तो बाहर थे पर मन से भारतीय थे। बिल्कुल। ठीक है, तो ये सब 1950 की तस्वीर साफ करता है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक शुरुआती ढांचा था। तो उसके बाद के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को कहां से मिली? वो शक्ति मिलती है अनुच्छेद 11 से। ये अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। ये साफ तौर पर कहता है कि संसद को नागरिकता की प्राप्ति, समाप्ति और उससे जुड़े किसी भी अन्य विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार होगा। तो संविधान ने जो काम अधूरा छोड़ा था, उसे पूरा करने की चाबी इसी अनुच्छेद में है। एकदम सही। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। सिटीजनशिप एक्ट 1955। जी, ये वो कानून है जो आज भारत में नागरिकता के सभी मामलों को नियंत्रित करता है। यूं समझिए कि संविधान ने नींव रखी और इस अधिनियम ने उस पर पूरी इमारत खड़ी की। तो इसका मतलब है कि परीक्षाओं के लिए ये 1955 का अधिनियम सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल। कोई विदेशी जो भारत में कई सालों से रह रहे हैं, तो उसके लिए इस कानून में क्या रास्ते हैं? हाँ, ये बहुत ही सामान्य प्रश्न है। 1955 के अधिनियम के तहत नागरिकता हासिल करने के कुल 5 तरीके हैं। 5 तरीके? जी, इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। पहला है जन्म द्वारा, बाय बर्थ। दूसरा है वंश द्वारा, बाय डिसेंट। वंश द्वारा मतलब अगर किसी का जन्म भारत से बाहर हुआ हो, लेकिन जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। अच्छा, जन्म और वंश ये तो समझ आते हैं, बाकी 3 कौन से हैं? तीसरा है पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। ये मुख्य रूप से भारतीय मूल के लोगों के लिए है। चौथा तरीका है देशीयकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन। हाँ, ये उन विदेशियों के लिए है जिनका कोई भारतीय मूल नहीं है, लेकिन वे लंबे समय से भारत में रह रहे हैं और कुछ शर्तें पूरी करते हैं। और पांचवा और आखिरी तरीका है किसी नए क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर। अच्छा, जैसे सिक्किम के मामले में हुआ होगा? बिल्कुल। जब कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बनता है, तो वहां रहने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। तो 5 तरीके हो गए: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और किसी नए क्षेत्र का शामिल होना। जी। पर क्या ये एक वन वे टिकट है? मतलब एक बार नागरिक बन गए तो हमेशा के लिए? ये एक बेहतरीन सवाल है। नहीं, ये बिल्कुल भी वन वे टिकट नहीं है। तो नागरिकता जा भी सकती है? हाँ, नागरिकता अधिनियम 1955 में ही नागरिकता की समाप्ति के 3 मुख्य तरीके भी बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है त्याग, रिनंसिएशन। ये बहुत सीधा है। जब कोई वयस्क भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से अपनी नागरिकता छोड़ देता है। अपनी इच्छा से? जी। दूसरा तरीका है समाप्ति, टर्मिनेशन। ये अपने आप होता है। जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता अपना लेता है, तो उसी पल उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। अपने आप ही? हाँ, स्वतः, ऑटोमेटिकली। और तीसरा तरीका? तीसरा है वंचन, डिप्राइवेशन। ये सरकार द्वारा की जाने वाली एक अनिवार्य समाप्ति है। इसमें सरकार किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर देती है। ये जो तीसरा तरीका है, वंचन, ये सुनने में काफी गंभीर लगता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार किसी की नागरिकता छीन सकती है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये बहुत ही गंभीर कदम है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सरकार ऐसा सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में ही कर सकती है। जैसे कि अगर किसी ने धोखाधड़ी से नागरिकता हासिल की हो, या भारत के संविधान का अनादर किया हो, या फिर युद्ध के दौरान दुश्मन देश की मदद की हो। और इसकी कोई प्रक्रिया होती होगी? बिल्कुल, एक पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है और उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। ये जानना जरूरी था। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और अवधारणा है, एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। भारत ने इसे क्यों अपनाया? कि एकता की सोच से जुड़ा है। इसका मतलब है कि भारत में कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक होता है।
वह किसी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु का अलग से नागरिक नहीं होता। उसे पूरे देश में एक जैसे अधिकार मिलते हैं। बिल्कुल, वो किसी भी राज्य में जाकर बस सकता है, काम कर सकता है, उसे एक समान नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। तो ये अमेरिका जैसे देशों से अलग है, जहां दोहरी नागरिकता होती है। हाँ बिल्कुल, अमेरिका में व्यक्ति पहले अपने राज्य का नागरिक होता है और फिर देश का। वहाँ राज्य भी अपने नागरिकों को कुछ अलग अधिकार दे सकते हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर इस रास्ते को नहीं चुना। जी, उन्हें लगा कि एक नए आजाद हुए और इतनी विविधताओं वाले देश में इकहरी नागरिकता लोगों में हम सब भारतीय हैं की भावना को मजबूत करेगी और शायद क्षेत्रीय अलगाववाद को भी रोकेगी। सही। और यहीं पर अक्सर परीक्षाओं में भारत और अमेरिका की व्यवस्था की तुलना करके सवाल पूछा जाता है, तो ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अधिकारों के मामले में लौटते हैं। एक भारतीय नागरिक और एक विदेशी जो भारत में रह रहा है, उनके अधिकारों में क्या मुख्य अंतर है? जैसा हमने शुरू में बात की थी, कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। इन्हें याद रखना जरूरी है। पहला, अनुच्छेद 15, भेदभाव का निषेध। सही। सरकार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। दूसरा, अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। जी। और तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 19, जिसमें बोलने की आजादी, शांति से इकट्ठा होने की आजादी और देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आजादी जैसे 6 महत्वपूर्ण अधिकार शामिल हैं। ये अधिकार विदेशियों को नहीं मिलते। ठीक है। और एक शब्द जो हम अक्सर सुनते हैं, OCI या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या ये एक तरह की दोहरी नागरिकता है? नहीं, ये एक और बहुत आम कंफ्यूजन है। OCI यानी भारत का समुद्र पारीय नागरिक दोहरी नागरिकता बिल्कुल नहीं है। OCI कार्ड धारक भारत के पूर्ण नागरिक नहीं होते। तो फिर ये क्या है? ये भारतीय मूल के लोगों के लिए एक विशेष कानूनी दर्जा है जो उन्हें कुछ सुविधाएं देता है। जैसे उन्हें भारत आने के लिए बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो वोट नहीं दे सकते? बिल्कुल, उन्हें भारत में वोट देने का अधिकार नहीं होता, वे चुनाव नहीं लड़ सकते और न ही कोई संवैधानिक पद धारण कर सकते हैं। तो यह नागरिकता नहीं बल्कि एक सुविधा है। बहुत बढ़िया, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ आ गया। चलिए, अंत में अगर हमें इस पूरी चर्चा को कुछ सबसे जरूरी तथ्यों में समेटना हो जो परीक्षा के लिए एक लाइनर के तौर पर याद रखने ही है, तो वे क्या होंगे? बिल्कुल, अगर हम इसे निचोड़ें तो ये कुछ ट्रिकी फैक्ट्स हैं। पहला, नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। यह संघ सूची का विषय है। ठीक है। दूसरा, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, केवल एकल नागरिकता है। तीसरा, अनुच्छेद 11 ही वह अनुच्छेद है जो संसद को ये शक्ति देता है। और चौथा, संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 आते हैं। ये 4 बिंदु अनगिनत सवालों का आधार बनते हैं। और इन्हें याद रखने के लिए कुछ अंतिम समय की मेमोरी ट्रिक्स भी हो सकती हैं, जैसे भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 सिर्फ संविधान के लागू होने के समय की नागरिकता, और 1955 का अधिनियम नागरिकता का विस्तृत और वर्तमान कानून, और भारत एकल नागरिकता। ये एक त्वरित रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। जी। तो आज हमने भारतीय नागरिकता की कहानी को समझा। 1950 में संविधान द्वारा रखी गई नींव से लेकर 1955 के अधिनियम द्वारा बनाए गए विस्तृत नियमों तक हमने नागरिकता पाने के 5 और खोने के 3 तरीकों को देखा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि संविधान के अनुच्छेद और 1955 के अधिनियम का दायरा अलग अलग है। संविधान सिर्फ 1950 की स्थिति बताता है, जबकि आज के सभी मामले 1955 के अधिनियम से तय होते हैं। और परीक्षाओं में अक्सर इन्हीं दोनों के बीच के अंतर पर सवाल बनाकर उलझाया जाता है। बिल्कुल।